बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है फंक्शन ऑफ किडनी से मुतल्लिक। एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल तीन तरह से आ सकता है कि गुर्दे का फेल बयान करें, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, या ये आ सकता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ निफ्रॉन, निफ्रॉन का फेल बयान करें, या आ सकता है यूरिन के बनने का प्रोसेस मराहल बयान करें, यूरिन कैसे बनती है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इस प्रोसेस को तीन स्टेप में डिवाइड किया गया है। एक पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब यूरिन बनने का अमल इन तीन मराहल के साथ मुकम्मल होगा। अब हम जब डिटेल में जाएंगे तो सबसे पहले वजाहत हम पहले स्टेप की पढ़ेंगे, प्रेशर फिल्ट्रेशन की। प्रेशर फिल्ट्रेशन का अमल रेनल कार्पसल के अंदर होता है। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था रेनल कार्पसल के मज़ीद दो हिस्से थे, एक ग्लोम्यूरुलस, एक बोमेन कैप्सूल। अब हम देखेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन के मरहले को। प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, खून की नाली रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आएगी किडनी की तरफ। जैसे ही किडनी के अंदर वो दाखिल होगी तकसीम हो के आर्टरी बना देगी, आर्ट्रियोल्स। अब जो निफ्रॉन की तरफ खून लेके जाएंगे वो कहलाएंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। अब यहाँ पर ये गुच्छा बनाएंगे जिसको ग्लोम्यूरुलस कहेंगे। अब ग्लोम्यूरुलस जो है इसके अंदर खून का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ये चीज़ें उससे बाहर निकल आएंगी और वो प्याला नुमा साग जो डायग्राम में आपको येलो नज़र आ रही है इसके अंदर पहुँच जाएंगी। जब ये सारा मटेरियल इसके अंदर पहुंचेगा इसको ग्लोम्यूरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे। अब ये आप डायग्राम में बेहतर तरीके से देख सकते हैं, आपको आर्ट्रियोल्स ग्लोम्यूरुलस नज़र आ रहे हैं। जो आर्ट्रियोल का एक गुच्छा है उससे मवाद आएगा बोमेन कैप्सूल में और फिर उस मवाद को आप क्या कहेंगे, ग्लोम्यूरुलस फिल्ट्रेट। दूसरा इसका प्रोसेस जो है स्टेप है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रेनल टेब्यूल में होता है। रेनल टेब्यूल के मज़ीद तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हेनले और तीसरा इसका जो है हिस्सा वो है डिस्टल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल। उर्दू में कहेंगे पहला बलदार हिस्सा, लूप ऑफ हेनले और आखिरी बलदार हिस्सा। अब अगर हम इसकी वजाहत देखें तो पहले हिस्से से प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पानी को और साल्ट को जो ज़रूरत के तहत गए हैं। जैसे ही उस ग्लोम्यूरुलस से आर्टरी निकलेंगी उनको कहेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल मज़ीद तकसीम होकर कैपिलरीज बना लेंगी। इन कैपिलरीज ने रेनल टेब्यूल को घेरा हुआ होगा, ज़रूरी मटेरियल रीअब्जॉर्ब होंगे। कौन से प्रोसेस से, ग्लूकोज, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल से ग्लूकोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए। उसके बाद आता है यू शक्ल की नाली जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके नीचे जाते हिस्से से जिसे कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, उससे पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए। और ऊपर जाती नाली जिसे हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा साल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। उसके बाद लास्ट इसका हिस्सा आता है जिसे कहते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल। डिस्टल कन्व्यूलेटेड अब इसके आखिरी हिस्से से दोबारा पानी या कोई साल्ट वगैरह अगर मौजूद है तो उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था जो तकमील के मराइल तक पहुंचा तीन जगहों से। ये पहले रीअब्जॉर्प्शन हुई प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल से, फिर रीअब्जॉर्प्शन हुई लूप ऑफ हेनले से, फिर रीअब्जॉर्प्शन हुई डिस्टल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल से। पानी की रीअब्जॉर्प्शन हुई ऑस्मोसिस के ज़रिए, साल्ट और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हुई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अब जब ये मटेरियल रीअब्जॉर्ब होते हैं कहाँ जाते हैं, कैपिलरीज ने जो इस रेनल टेब्यूल को घेरे में ले रखा है वहाँ रीअब्जॉर्ब होके ये पहुँचते हैं। अब ये मटेरियल जो है जब रीअब्जॉर्ब होंगे प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल से, आपको बताया है रीअब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज और लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्ब होगा साल्ट। बाकी वाटर जो है लूप ऑफ हेनले से होगा लेकिन उसकी डिसेंडिंग लिम्ब से, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और डिस्टल कन्व्यूलेटेड टेब्यूल से भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब अगर हम मज़ीद इसकी वजाहत की तरफ बढ़ें और देखें नेक्स्ट जो इसका तीसरा स्टेप है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन का।
अब जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल में मटेरियल पहुंचेगा और उस मटेरियल में तकरीबन अब इस जगह पे नकारा मटेरियल ही होंगे, यानी उसके अंदर मौजूद होगा आयंस होंगे, क्रेटिनाइन होगा और यूरिया होगा। अब जब ये ब्लड से ये चीज़ें निकलेंगी, ब्लड की pH 7.35 से 7.45 हो जाएगी और ये नकारा मटेरियल डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल से निकलने के बाद यूरिन कहलाएंगे। और रोज़ाना एक सेहतमंद इंसान के अंदर 1.4 लीटर यूरिन बनती है, एवरेज ये बताया गया है। अब ट्यूबुलर सेक्रीशन जब ये प्रोसेस आखिरी कंप्लीट को होगा, ये प्रोसेस पाया तकमील को पहुंचेगा न, अब जो कुछ भी वो बचा है इस प्रोसेस के बाद वो सिर्फ नकारा मटेरियल हैं, ऐसे मटेरियल जिनकी जिस्म को ज़रूरत नहीं थी। अब देखें कि ये सारा प्रोसेस जो मटेरियल खून से, ब्लड से, वेस्ट मेटाबॉलाइट्स निकाले गए हैं, इनके निकालने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ब्लड की pH मेंटेन हो गई, दूसरे नकारा मटेरियल से छुटकारा भी हासिल हो गया। अगर ये नकारा मटेरियल ब्लड के अंदर रहते तो खून की pH डिस्टर्ब हो जाती, और अगर pH डिस्टर्ब हो जाए, pH की वैल्यू अप्स एंड डाउन्स हो जाए, तो एंजाइम की वर्किंग के ऊपर ये प्रोसेस असरअंदाज होता है। अब ये जो नकारा मटेरियल पैदा हुए हैं, वेस्ट मटेरियल पैदा हुए हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे ये यूरिन जो है कौन से पाथवे के ज़रिए खारिज होगी। अब ये जो यूरिन बनी है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल तक पहुंची थी, अब ये सारे न्यूफ्रॉन से इकट्ठी यूरिन जो है वो पहुंचेगी कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से पहुंचेगी पेपिलरी डक्ट में, फिर हाइलेस का रास्ता इख्तियार करती हुई पेल्विस में, पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक पोर जिसे यूरिथ्रा कहते हैं उसके ज़रिए बाहर खारिज हो जाएगी। कुछ वक्फे के लिए इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाएगा। बच्चे और बूढ़े इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सफनेक्टर मसल बालिग के मजबूत होते हैं, वो ये कर सकते हैं।